एफिडेविट जो था, केंद्र के अलावा कोई और जनगणना या जनगणना जैसी प्रक्रिया नहीं करा सकता है। जनगणना कराने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगा, ये एफिडेविट में था। पुराने एफिडेविट में था कि केंद्र के अलावा कोई और जनगणना नहीं करा सकता है। इसी बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार गई है और साफ तौर पर कहा है कि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। यानी जातियां बीजेपी भी साधना चाहती है, जातियां इंडिया गठबंधन भी साधना चाहता है, अपने अपने वोट बैंक को इकट्ठा करके रखना चाहता है। सेंधमारी ना हो जाए वोट बैंक में, यह कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जातियों की बात करके हिंदुत्व वाला जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उसे बांटना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ये कोशिश नाकाम रहे, ये तमाम जो कोशिश है वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पुराने एफिडेविट की बड़ी बात यह है, अब नए हलफनामे में पुराने हलफनामे के उस पैराग्राफ 5 को हटा दिया गया है जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती। हालांकि इस नए हलफनामे में भी सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरी जनगणना कराने का अधिकार है। क्या हटाया गया? पुराने हलफनामे का पैराग्राफ 5 हटा दिया गया है। पैराग्राफ 5 में क्या था? जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया का जिक्र था। क्या बरकरार है? बरकरार यह है कि सिर्फ केंद्र सरकार को ही जनगणना का अधिकार होगा। इसमें अधिकार क्यों, यानी किस एक्ट का जिक्र किया गया है? तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। यह इस हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से जिक्र किया गया है और सेंसस एक्ट 1948 को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया है कि यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को दिया जाए। अब सवाल यह है कि जनगणना पर सहमति देने वाली बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया? आपको यह समझना है तो बिहार में जातियों के समीकरणों को देखना होगा। इससे आपके सामने यह साफ हो जाएगा कि क्यों लालू नीतीश जातीय जनगणना की बात जोरों शोरों से कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है। तो पहले बिहार का जातिगत समीकरण मैं आपको समझाती हूं और आपको बताती हूं कि लालू और नीतीश क्या गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लालू का समीकरण कहता है एमवाई वोट बैंक यानी मुसलमान और यादव, जो कि 30% वोट शेयर उनका है। 45% वोट शेयर को पछाड़ना मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आपको नीतीश का समीकरण देखना होगा। नीतीश का जो वोट बैंक है वो है कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी, जिसका पूरा वोट शेयर बनता है 15%। यानी 30 से आप 15 को जोड़ दीजिए, ये टोटल वोट शेयर हो जाता है 45% का। इस 45% वोट शेयर को साधने की कोशिश नीतीश और लालू कर रहे हैं और इसी वोट बैंक को बचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसमें सेंधमारी ना हो जाए, ये वोट शेयर एक तरफा ना चला जाए, एक मुश्त ना चला जाए, इसीलिए ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब इस जातिगत जनगणना का या फिर इस जातीय समीकरण का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये बिहार, झारखंड में भी असरदार है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे होंगे कि इन दिनों जोरदार बयानबाजी हो रही है जातियों को लेकर। सवर्ण वर्सेस दलित और पिछड़ा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी लड़ी जा रही है, क्योंकि यूपी, एमपी और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर पड़ता है। 2011 की जनगणना की अगर आप मानेंगे तो एससी 16.6% हैं और एसटी की अगर आप बात करेंगे तो 8.6% हैं। लेकिन बिहार में ये पूरा का पूरा मामला 45% वोट शेयर को लेकर है। अब जातीय जनगणना का सियासी असर कितना है ये आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि संगठन में दलित पिछड़ी जातियों के नेताओं की ज्यादा भागीदारी भारतीय जनता पार्टी कैसे इस वोट बैंक को साध रही है। नजर सिर्फ नीतीश, लालू या इंडिया गठबंधन की नहीं बल्कि एनडीए की भी नजर है इस वोट बैंक पर, क्योंकि बड़ा शेयर है। 2024 में अगर बम्पर जीत हासिल करनी है, रिकॉर्ड जीत हासिल करनी है तो इस वोट बैंक को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वंचितों, पिछड़े तबके के लिए कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। संगठन में दलित पिछड़ी जातियों के नेताओं की ज्यादा भागीदारी हो, ये कोशिश बीजेपी की है। दलित पिछड़ी जातियों में पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ी है। एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यही वो काम है बीजेपी के और उसकी सरकार के, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन में भी इस बात की खलबली है कि इस वोट बैंक को जैसे तैसे अपनी तरफ खींचना है, खासकर वो राजनीतिक दल जिनकी शुरुआत जातिगत राजनीति के आधार पर हुई थी। अब जातिगत रिजर्वेशन टेंशन क्यों बना हुआ है? ये क्यों इस तरीके की बॉल है कि जिसे खेलना भी
मुश्किल है और जिसे छोड़ना भी मुश्किल है। इसे समझना है तो आप ऐसे समझिए कि अगर ये होता है, जातिगत रिजर्वेशन या जातिगत जनगणना होती है, तो फायदा उन वर्गों के एक सीमित वर्ग तक ही सीमित रहेगा जो इसमें शामिल हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि एससी आरक्षण में केवल जाटव जातियों तक ही सीमित रह जाता है। जाटव जातियों को, जो कि वोट बैंक है मायावती का, सिर्फ उनको ही फायदा मिलता है। अनुसूचित जातियों का बड़ा हिस्सा इससे वंचित रह जाता है। ओबीसी आरक्षण केवल यादव, कुर्मी जैसी जातियों तक ही सिमटा रहता है और इन्हीं पॉइंट्स को आधार बनाया जाता है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और ये बताया जाता है कि कैसे बाकी जो राजनीतिक दल हैं, यानी जो विपक्षी दल हैं, वो जातियों के आधार पर बांटकर देश के विकास की रफ्तार को तोड़ना चाहते हैं। अब बिहार में जो आज राजनीति हो रही है, वो राजनीति कोई आज की राजनीति नहीं है। बिहार में चाहे लालू यादव को लीजिए, चाहे नीतीश कुमार को लीजिए, इनकी राजनीति की शुरुआत इन्हीं जातिगत समीकरणों की वजह से हुई है। इस सियासी समीकरण को साधने की परंपरा बिहार में 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। लालू ने सबसे पहले 90 के दशक में एमवाई समीकरण बनाया, 15 साल तक बिहार पर राज भी किया। तो बाद में नीतीश कुमार ने भी लवकुश समीकरण पर दाव लगाया था। जात के नाम पर बिहार के नेता कैसे काम करते हैं, ये आपको बिहार की राजनीति को अगर आप समझेंगे, बिहार की राजनीति को अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 साल तक एमवाई समीकरण के सहारे आरजेडी ने राज किया है। वहीं नीतीश कुमार की अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार लवकुश, कुर्मी, कोयरी समीकरण से फायदा लेते हैं। इन जातियों को साध कर नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखते हैं और यही वजह है कि वो लगातार 15 सालों से सत्ता में है, यानी कि सिंहासन पर बैठे हुए हैं। लवकुश कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार कोशिश करते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश से अलग करके इस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। अब ये बात हम क्यों आपको बता रहे हैं? ये बात इसलिए ध्यान देने लायक है क्योंकि बिहार सरकार का इस पूरे मसले पर यही स्टैंड है कि वो जनगणना तो करा ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ जातिगत सर्वे करा रही है ताकि हलफनामे वाले पेज में ना फंसे, उनका ये कार्ड चल पाए। इसीलिए इसे जातिगत जनगणना की बात नहीं बल्कि इसे जातिगत सर्वे का नाम कुछ नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है।